everyone. You are most welcome my channel 3M Academy. Myself Dr. Rakhi Gupta, and today we will discuss the important topic of Indian banking system. This topic is covered in basically macroeconomics. Macroeconomics study of the whole economic, in which we will discuss whole of the economic structure like national income, banking sector, RBI. इससे पहले भी हमने आपसे पहले RBI के बारे में डिस्कस किया था, उससे पहले हमने नेशनल इनकम और जीडीपी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसमें हम पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर किस तरह का हमारे यहाँ पे चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो बैंक का काम होता है वो रिसीव करना होता है डिपॉजिट्स को और लोन प्रोवाइड कराना होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बेसिकली चलता इसी पर है। वो लोगों से पैसा उनका लेता है और देन जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको वो लोन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो बैंकिंग है हमारे यहाँ पे, तो रिटेल बैंकिंग है, कमर्शियल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, और साथ ही हम लोग देख रहे हैं जो बैंक का वर्क होता है वो कंज्यूमर्स के लिए और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए वर्क करता है। कंज्यूमर्स के लिए एज वेल एज बिजनेसमैन जो है, दोनों को इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। साथ ही हम जानते हैं कि हमारी इकनॉमी में जो RBI है एज ए सेंट्रल बैंक वर्क करता है, जो कि सारी बैंकिंग को अपने आप में कंट्रोल कर लेता है। और उसमें हमने देखा है कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें एक तरफ तो शेड्यूल बैंक्स होते हैं और दूसरी तरफ उसमें नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं। शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसमें उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंड शेड्यूल लिस्ट में RBI एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, और नॉन शेड्यूल बैंक्स वो होते हैं जो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी। जो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली RBI का, अभी हमने देखा था कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ डेवलपमेंट बैंक्स भी काम कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क्स को देखते हैं। शेड्यूल बैंक की अगर मैं बात करती हूँ तो शेड्यूल बैंक में एक तरफ तो आ जाते हैं आपके कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक भी अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इंडिया में। उसके अलावा है कॉर्पोरेट बैंक्स है। कमर्शियल बैंक में अगर मैं डीप में जाती हूँ तो कमर्शियल बैंक के अंदर आ जाते हैं एक तरफ तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि नेशनलाइज बैंक हैं, जो कि हमारे 2-3 बार में नेशनलाइज हुए थे। उसको हम अभी आगे और डिस्कस कर लेंगे, जिसमें एक तरफ तो है SBI एसोसिएट्स, SBI का अपना बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको हमने एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लिया है। दूसरा है नेशनलाइज बैंक जो है, उसके अलावा जो SBI ग्रुप के अलावा जो और अदर बैंक्स हैं नेशनलाइज बैंक, वो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिसका भी बहुत बड़ा ग्रुप है। रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो रूरल एरियाज़ के लिए वर्क करते हैं। फिर है फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स भी हमारे यहाँ पे वर्क करते हैं। फॉरेनर्स MNCs वगैरह जो यहाँ के बैंक स्टैब्लिश करते हैं वो फॉरेन बैंक्स में आ जाते हैं। देन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसमें एक तरफ तो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। हर स्टेट्स में अपने अपने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने कुछ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बनाती है। इसके अलावा लोकल लेवल पर अगर हम देखें तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। तो ये तो हो गया आपका शेड्यूल बैंक का पार्ट। अगर हम बात करते हैं नॉन शेड्यूल बैंक में, तो इसमें कोस्टल लोकल एरियाज में जो बैंक्स बनाए गए वो आते हैं। कैपिटल लोकल एरिया बैंक्स आ जाते हैं, KVS बैंक्स आ जाते हैं, और शबाद्राज लोकल एरियाज बैंक आ जाते हैं, जो आपने कम नाम सुना होगा क्योंकि बहुत कम उसमें होते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स जो कि लॉन्ग टर्म लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए होते हैं। बेसिकली ये IFCI है, नाबार्ड है, नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा, जो कि एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। एक्सिम बैंक है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको लोन चाहिए होता है उसके लिए लोन प्रोवाइड कराता है। नेशनल हाउसिंग बैंक है, सिडबी है। सिडबी IDBI का ही एक अपने आप में ब्रांच है जो कि इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। मुद्रा है। ये सारे जो बैंक्स का पार्ट है, ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम में इंडिया में आता है और एज ए बैंकिंग स्ट्रक्चर वर्क करता है, और ये सारा RBI के अंडर में ही वर्क करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि फंक्शन ऑफ बैंक, एक पर्टिकुलर बैंक जो है वो किस तरह से वर्क करता है। एक तरफ तो उसमें होता है प्राइमरी फंक्शन, जो उसका मेन क्राइटेरिया है वर्क करने का वो है प्राइमरी फंक्शन।
सेकेंडरी है जो कि नेक्स्ट करता वो भी है, बट फर्स्ट जो करना होता है उसको प्राइमरी फंक्शन पे अपना फोकस करना होता है। उसमें वो क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जितने भी तरह के डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स का जो हमारा टाइप्स है, एक तो होता है फिक्स सेविंग वाला होता है, फिक्स होता है, करंट होता है, रैकरिंग होता है। सेविंग डिपॉजिट्स वो होता है जो मिडिल क्लास जमा कराता है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होता है बट उनका पैसा सेफ होता है, तो वो लोग कराते हैं। फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बट ये लंबे टाइम के लिए होते हैं, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें इंसान को सोचना पड़ता है कि वो मुझे इतने टाइम पीरियड बाद मिलेगा, साल, 1 साल 2 साल जो भी है। और करंट डिपॉजिट कराता है नॉर्मली बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास को क्या होता है, अपना पैसा सेफ रखना होता है बैंक में। वो ये चाहता है कि उसका पैसा सेफ रहे, क्योंकि ऐसे घर में तो कुछ ना कुछ इधर उधर चोरी चकारी में चला जाए, लेकिन वो ये चाहेगा कि बैंक में पैसा उसका सेफ रहे। तो करंट डिपॉजिट उसके लिए होता है। रैकरिंग डिपॉजिट आपने सुना होगा, छोटी मोटी सेविंग्स के लिए रैकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं। इसके अलावा ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस भी बैंक का काम होता है, जो कि कैश क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए देता है, लोन्स प्रोवाइड कराता है, ये सारा बैंक का काम होता है। उसके अलावा हम देख रहे हैं बैंक एज ए एजेंसी वर्क भी करता है। एजेंसी वर्क में वो चेक कलेक्शन का काम देखता है, पेमेंट कलेक्शन का देखता है, पीरियोडिक वर्क्स देखता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखता है, जो अपनी FII है और FBI है उनका भी देखता है, और अदर फंक्शंस देखता है। इसके अलावा यूटिलिटी फंक्शंस भी हैं। अगर आपको इशू ऑफ ड्राफ्ट चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, प्लस लॉकर फैसिलिटीज़ चाहिए, जो जनरली मिडिल क्लास को चाहिए होता है, वो सारी फैसिलिटीज़ होगी। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से कई बार हमारे सामने निकल कर आती हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी दी थी पेंशन से रिलेटेड, वो सारा क्या है बैंक प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे इसके सेकेंडरी वर्क में आ जाते हैं। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ बैंक वर्क करता है, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कमर्शियल बैंक है, मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ा ग्रुप है। कमर्शियल बैंक में 14 मेजर आपके जो कमर्शियल बैंक हैं, इनका नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 में, जिसमें 14 में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, PNB था, सिंडिकेट बैंक था, यूको बैंक था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन सबका जो 14 का वो हुआ था नेशनलाइजेशन, वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ये फर्स्ट नेशनलाइजेशन था। इसके बाद भी हमारा नेशनलाइजेशन हुआ है, जो कि 1980 में हुआ है, जिसमें 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब सिंधन बैंक एंड विजया बैंक। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे, मैंने भी पहले भी आपको बताया था कि SBI का अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, जो कि अब 1955 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ये भी हमारे बैंकिंग सेक्टर का या कमर्शियल बैंक जिसको हम बोल रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट कमर्शियल बैंक की। प्राइवेट बैंक भी आपने सुना होगा, एक्सिस बैंक है, SDFC, इनकी तो ब्रांचेस बहुत जगह पाई जाती हैं, येस बैंक है। इस तरह के बैंक्स भी हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड है, जिसमें प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट वर्क करता है। तो बैंक्स में भी हमारे प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। इसके अलावा मैं आपसे समरी की बात करना चाहूँगी कि बैंकिंग समरी हमें एक बार बेसिकली क्लियर होनी चाहिए कि क्या बैंकिंग है समरी है हमारे यहाँ पे। एक तो सेंट्रल बैंक, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि RBI है हमारे सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है हमारे टोटल वैसे अभी 20 थे, जिसमें 14th नेशनलाइज आपके 1969 में हुए हैं और 6 हमने देखा था 1980 में हुए थे। 1980 में जो हुआ था उसमें मर्जर PNB का 1983 में हो गया था। जो SBI के एसोसिएट्स बैंक थे उनका भी मर्जर हुआ था। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली मर्ज हुआ है वो हुआ है अभी PNB, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अभी 1 अप्रैल 2020 को हुआ है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में RBI ने 12 प्राइवेट बैंक इन 2 फेजेस दिए हैं और 10 प्राइवेट बैंक 1993 में एंड 2 प्राइवेट बैंक इन 2003-04 में दिए हैं। फॉरेन बैंक से जो कि 34 हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स भी रजिस्टर्ड हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के उस एक्ट 1965 के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हैं।
और कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो वर्क एज कमर्शियल बैंक। ये भी बिल्कुल कमर्शियल बैंक की तरह वर्क करते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक प्राइमरी और सेकेंडरी बेस पर चलता है, उसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक भी वर्क करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके बेसिस पर इनको बनाया गया है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड बैंक जो हमने अभी देखे थे, डेवलपमेंट बैंक, IFCI, IDBI है और आपके नाबार्ड है, ये सारे जो बैंक्स हैं वो बेसिकली डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर आ जाते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, हर लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।